हेलो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड सीखने की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर हम इंसर्ट मेन्यू के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर के सभी ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है कवर पेज। नाम से पता लग रहा है कि इस ऑप्शन का यूज करते हुए आप कवर पेज बना सकते हैं। यानी जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाना पड़े, जैसे कॉलेज में कई बार या स्कूल में आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है, उस टाइम पर अगर आपको उस प्रोजेक्ट का कवर पेज तैयार करना है तो आपको यहाँ पर कवर पेज के ऑप्शन के अंदर पहले से बने हुए काफी सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, जिन्हें लेकर आप बहुत ही फास्ट तरीके से अपने प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा कवर पेज तैयार कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इस वाले कवर पेज पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए एक कवर पेज का फॉर्मेट आ गया है। बस इसे मुझे अपने अकॉर्डिंग तैयार करना होगा। तो जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडिट कर लेना। जैसे यहाँ पर आप इमेज को चेंज कर सकते हैं, इस इमेज को आप डिलीट कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगा पिक्चर, इससे आप इमेज को ले लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टाइटल। तो यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से टाइटल दे सकते हैं और यहाँ पर आप एक सब टाइटल दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, इसे एडिट कर सकते हैं। और जब आप एमएस वर्ड को सीख जाएंगे तो इसके अंदर आप और भी बहुत सारी चीज़ों को जोड़ सकते हैं। तो अभी मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आप एक कवर पेज तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कवर पेज के अंदर काफ़ी सारी डिज़ाइन दी गई है, अपने हिसाब से कोई भी सेलेक्ट कर लेना और एक अच्छा आप कवर पेज बना सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कवर पेज के अंदर ही एक ऑप्शन मिल जाएगा, वो है मोर कवर पेज फ्रॉम office.com। यानी आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से भी कवर पेजेस को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिमूव करंट कवर पेज। यानी अगर आपको कवर पेज रिमूव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करो, कवर पेज रिमूव हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में आपको मिल जाएगा सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। अगर आपको अपने कवर पेज को सेव करना है तो आप सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट मेन्यू के अंदर, वो है हमारे पास ब्लैंक पेज। जैसे अभी के लिए आप देखेंगे केवल एक ही पेज है मेरे पास इस डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर आपको एक नया ब्लैंक पेज चाहिए तो आप यहाँ पर ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखो एक और पेज यहाँ पर ऐड हो गया है। ऊपर ये एक पेज है और एक नीचे पेज यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है, जिसमें कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो इससे आप एक नया ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं अपने करंट डॉक्यूमेंट के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको बताने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को लेकर आना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले कुछ टेक्स्ट लेकर आता हूँ, रैंडम टेक्स्ट। और यहाँ पर मैंने 3 पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए और रेंड फंक्शन से मैंने यहाँ पर पैराग्राफ को लेकर आया हूँ। और ये फंक्शन कैसे काम करता है ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पर अब मैं बताऊँगा आपको पेज ब्रेक के बारे में। जैसे मान लो ये वाला जो पैराग्राफ है, यहाँ से मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसके बाद जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसके बाद का ये जो पैराग्राफ है, इसे अगर आपको नेक्स्ट पेज में भेजना है तो आप डायरेक्ट पेज ब्रेक पर क्लिक कर दो। तो इससे क्या होगा, जो पैराग्राफ है ना वो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। देखो यहाँ पर आ गया। तो पेज ब्रेक का यूज करके कुछ आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है या फिर पैराग्राफ को आपको नेक्स्ट पेज में भेजना है तो आप इससे डायरेक्ट भेज सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेबल। और इसको बताने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इस पेज को ब्लैंक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसके ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट टेबल बनाने के लिए ऐसे बॉक्सेस दिए गए हैं। आप जितने बॉक्स सेलेक्ट करते जाएंगे उसके हिसाब से रो एंड कॉलम वाली टेबल बनती जाएगी। तो जैसे मैंने एक बॉक्स को सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पर केवल एक ही रो आ रही है। अगर मैं यहाँ से 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ तो 1 रो और 2 कॉलम वाली टेबल बन गई। ऐसे आप बाय डिफॉल्ट यहाँ तक इतनी बड़ी टेबल बना सकते हैं। अगर आपको इससे बड़ी टेबल बनानी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो आप इतनी बड़ी बना सकते हो। जैसे मैंने इतने बॉक्सेस सेलेक्ट करे तो इतनी बड़ी बन गई। अब मान लो इससे बड़ी बनानी हो तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पर इंसर्ट टेबल, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जितनी बड़ी टेबल बनानी है, जैसे मान लो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, हार्ड कॉपी है आपके पास, उसमें टेबल बनी हुई है, तो आप कॉलम्स को काउंट कर लो और रो को काउंट कर लो। तो कॉलम में आप काउंट करने के बाद कॉलम एंटर कर देना। जैसे मैं एग्जांपल के लिए 4 एंटर कर देता हूँ। और उसके बाद रो को काउंट करके यहाँ पर रो एंटर कर देना। एग्जांपल के लिए मैं 3 एंटर कर देता हूँ। और किसी भी ऑप्शन को छेड़ना नहीं और डायरेक्ट ओके पर क्लिक कर देना। तो उतनी ही रो और कॉलम वाली टेबल आ जाएगी जितने आपने एंटर करे थे, ठीक है। ऐसे आप चाहें तो टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ड्रॉ टेबल, इस पर क्लिक करें। और जैसे आप पेपर पर पेन से ड्रॉ करते हैं वैसे आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची, ठीक है, और यहाँ पर नीचे लेके गया तो एक बॉक्स बन गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ। इससे बेनिफिट ये भी है कि आप अपने हिसाब से कॉलम की साइज को रख सकते हैं। जैसे मुझे एक छोटा सा कॉलम चाहिए, छोटा सा ले लिया। ऐसे आपको रो बना देनी है, ये रोज बन गई, ठीक है। तो आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं किस ऑप्शन की हेल्प से, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ड्रॉ टेबल। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा टेबल के अंदर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। और इसकी हेल्प से आप टेक्स्ट को टेबल में बदल सकते हैं। जैसे मेरे पास एक नेम वाली फील्ड है और एक क्लास वाली फील्ड है।
ओके, अब मुझे टेबल बनानी हो, मान लो जैसे नीचे नेम भी लिखे होते हैं या क्लास भी लिखी होती है तो वो भी हो जाता, केवल मैं इतना ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ टेबल में जाना है और यहाँ पर मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक टेबल फॉर्मेट में ये जो डेटा है वो आ चुका है। इसके बाद देखो यहाँ पर एक और ऑप्शन है टेबल बनाने का, वो है एक्सेल स्प्रेडशीट। इसका मतलब है इस पर क्लिक करेंगे आप तो एक एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आपको एक शीट मिलेगी। इस शीट के अंदर आप जो भी डेटा एंटर करेंगे, टेबल वगैरह बनाएंगे एक्सेल से। अगर आपको MS एक्सेल आता है तो आप यहाँ से बात को समझ जाएंगे, और अगर आपको नहीं भी आता है एक्सेल तो पहले आप MS वर्ड को कंप्लीट सीख लें। उसके बाद मैंने एक्सेल पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देखकर आप एक्सेल भी सीख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, मुझे ये जो एक्सेल शीट ओपन हुई है इसके अंदर टेबल बना लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पर नेम ले लिया और यहाँ पर मैं ले लूँगा सिटी, और देखो यहाँ पर मैं कोई भी नाम डाल दूंगा, जैसे मैं अभी A भी डाल देता हूँ, A, यहाँ पर B, और सिटी में मैं कुछ भी एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर JIPUR जयपुर एंटर कर दिया और यहाँ पर मैं भोपाल एंटर कर देता हूँ। अब इसे मैं टेबल फॉर्मेट में बदल लूँगा। अगर आपको एक्सेल आता है तो आपको आता होगा कि यहाँ से आप इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं, नहीं आता है कोई बात नहीं, एक्सेल का कंप्लीट वीडियो है, आप यहाँ से देख लीजिए। मैंने इसको इस पर बॉर्डर लगा दिए, सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इस पर बॉर्डर लगाई है और अब मैं बाहर क्लिक कर दूंगा। बस जैसे बाहर क्लिक करूंगा तो जो टेबल मैंने एक्सेल में बनाई थी वो MS वर्ड में आ जाएगी। कुल मिलाकर एक्सेल में काम करेंगे आप, और वो जो आपने काम करा एक्सेल में उस शीट को आप MS वर्ड में ला सकते हैं इस ऑप्शन की हेल्प से। तो इसके लिए तो आपको MS एक्सेल भी आना जरूरी है, ठीक है, तो आप बाद में सीखकर इस ऑप्शन को यूज में ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्विक टेबल्स का ऑप्शन, और यहाँ पर पहले से बनी हुई कुछ टेबल्स मिल जाएंगी आपको जिस भी स्टाइल की टेबल पसंद आ रही हो आपको जस्ट क्लिक करना है और वैसी ही फॉर्मेट वाली एक टेबल आपके सामने आ जाएगी। इसे आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। तो इतने तरीके थे यहाँ पर टेबल को बनाने के। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पिक्चर्स, और इस पर क्लिक करके आप अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर को लेकर आ सकते हैं। जैसे डिस्क डिवाइस, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर को जो आपने डाउनलोड करके रखी हुई उसे इस डॉक्यूमेंट के अंदर ला सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं अपने कंप्यूटर से एक इमेज को सेलेक्ट करता हूं और यहाँ से मैंने एक इमेज को सेलेक्ट करा और इंसर्ट कर दिया, ठीक है, तो एक इमेज आ गई है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। जब भी कोई आप इमेज को लेकर इसके अंदर आओगे तो उसके बाद यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट वाला ये मेन्यू एक्टिवेट हो जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट नहीं रहता, जब भी आप इमेज लेकर आओगे तभी एक्टिवेट होगा। अब अगर आप इस इमेज को मूव करना चाहोगे ना, मतलब मूव करने का मतलब है आपको यहाँ से खसका के यहाँ लाना है, कहीं भी खसकाना हो तो खसकेगी नहीं है, फिक्स हो गई है। तो इसे खसकाने के लिए पिक्चर फॉर्मेट वाले इस मेन्यू में जाकर आपको रैप टेक्स्ट में जाकर स्क्वायर करना जरूरी है। जब तक इसे नहीं करोगे तब तक ये इमेज मूव नहीं होगी। अब देखो आप इसे इमेज को कहीं भी मूव कर सकते हैं। छोटा करना हो, इमेज की साइज छोटी करनी हो तो आपको अपने माउस का पॉइंटर इन डॉट्स पर लेके आना है। जिधर से भी छोटा करना हो आपको चारों तरफ डॉट्स मिल जाएंगे। जब माउस का पॉइंटर इस पर लेकर आ जाओगे तो डबल एरो बनेगा, बटन दबाकर माउस से ऐसे आपको दबाना है तो छोटा हो जाएगा, ऐसे आप जूम करोगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हो आप अपनी इमेज को, कहीं भी लगा सकते हो। बट जब भी आप इमेज को लेकर आओ तो फॉर्मेट वाले इस मेन्यू में जाना। आपको पुराने वाले वर्जन में फॉर्मेट के नाम से ही मिलेगा, केवल यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट के नाम से है ये। तो फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जाने के बाद रैप टेक्स्ट आपको जरूर मिल जाएगा और उसमें से आप स्क्वायर जरूर कर लेना, तभी आप इमेज को मूव कर पाएंगे, अदरवाइज मूव नहीं होगी। बाकी फॉर्मेट मेन्यू मैं आपको आगे चल के और डिटेल में बताऊंगा। अभी हम फिलहाल इंसर्ट मेन्यू में चलते हैं और यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑप्शन को जानते हैं पिक्चर के अंदर, वो है स्टॉक इमेजेस। यहाँ पर आप स्टॉक इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिस भी इमेज को आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइप की इमेज चाहिए जो आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप यहाँ से सर्च करके इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो आइकन्स ले सकते हैं, देखो काफी सारे आपको यहाँ पर आइकन्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देखो ऐसे कुछ आपको इमेजेस मिल जाएंगी, जैसे पीपुल्स वगैरह की इमेज है यहाँ पर, जिनमें बैकग्राउंड नहीं है, आप इन्हें यूज कर सकते हो डायरेक्ट। और यहाँ पर आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे, इलस्ट्रेशंस मिल जाएंगे आपको काफी सारे, आप डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे साइकिल चाहिए, मान लो आपको, अपने इस पर क्लिक करा और इंसर्ट पर क्लिक कर दिया तो देखो यहाँ पर बाइसिकल आ गई। तो स्टॉक इमेजेस के अंदर कुछ ऐसा है, ठीक है। इसके बाद आपको पिक्चर्स के अंदर ही यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन ऑनलाइन पिक्चर का। यहाँ से आप ऑनलाइन पिक्चर को सर्च कर सकते हैं और आपको जो भी पिक्चर यहाँ से चाहिए वो आपको मिल जाएगी। आप सर्च कर सकते हैं, सर्च करने के बाद आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास शेप्स का। शेप्स के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स मिल जाएंगी। आपको अपने डॉक्यूमेंट में जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर शेप्स की जरूरत पड़ रही है तो आप इसमें ढूंढ कर देखना। जो शेप्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से जस्ट ऐसे सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से एक सर्कल लेता हूँ और उसके बाद आपको इस पर ड्रॉ करना है। माउस का बटन दबाना है
और आगे ऐसे बढ़ाना है माउस को, उससे आप यहाँ पर इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी शेप्स जो है वो आप ड्रॉ कर पाएंगे। कलर वगैरह इसमें चेंज करना हो तो अगेन यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट मेन्यू एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कलर फिल करने के लिए शेप फिल का ये ऑप्शन। यहाँ से आप कलर को फिल कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर फिल करने के ऑप्शन मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको इसके अंदर पिक्चर भी फिल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर इमेज लगानी हो तो आपको पिक्चर फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रॉम अ फाइल, यहाँ से हम हमारे कंप्यूटर से कोई भी इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर हमें फिल करना हो। जैसे मैं यहाँ पर इस इमेज को इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ, देखो इस तरह से। और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा यहाँ पर जो फॉर्मेट मेन्यू है आगे चलकर। फिलहाल वापस हम इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ पर जानते हैं नेक्स्ट ऑप्शन वो है आइकॉन्स के बारे में। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे आइकॉन्स मिल जाएंगे, तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, कभी आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, कभी कुछ बना रहे हो आप, तो आपको हो सकता है आइकन की जरूरत पड़े, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे, वही आइकन आ जाएगा जो आपने सेलेक्ट करा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट के अंदर, वो है 3D मॉडल्स और इसके अंदर आपको मिलेगा ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑनलाइन स्टॉक 3D मॉडल्स के थ्रू। इससे पहले वाला जो ऑप्शन है ये बोलता है कि अगर आपके कंप्यूटर में 3D मॉडल्स है तो आप अपने कंप्यूटर से भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन मेरे केस में मेरे पास कोई 3D मॉडल नहीं है तो मैं यहाँ पर स्टॉक 3D मॉडल्स पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो काफ़ी सारे 3D मॉडल्स होते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद जो भी आपके सामने आ रहा है आपको लगता है कि ये मेरे काम का है तो आप बस उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर इस गिफ्ट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे और भी देखो मुझे इसके अंदर ऑप्शन मिल जाते हैं। गिफ्ट के अंदर जैसे ये वाला लेना है, मैंने इसे सेलेक्ट करा और इंसर्ट पर क्लिक कर देता हूँ तो देखो ये मेरे इसके अंदर आ जाएगा। पहले देखो ये आ गया है, ठीक है। इसको मैं 3D में होने की वजह से देखो घुमाकर भी देख सकता हूँ, क्योंकि 3D में तो मैं इसे घुमाकर देख सकता हूँ। इस तरीके से आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3D मॉडल लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास जो कि है स्मार्ट आर्ट और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारे यहाँ पर अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आर्ट्स मिल जाएंगी। इनका यूज करते हैं जब आप कंपनी में जॉब करेंगे तब आपको हो सकता है इनकी जरूरत पड़े। फिलहाल आप अगर अभी लर्निंग मोड में तो आप इसका यूज ज्यादा ना करें, लेकिन सीखने के बाद जब आप काम करेंगे MS वर्ड के अंदर तब आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसकी हेल्प से आप अपने डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक ये सिंपल वाला ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर वैसे बहुत तरह के आपको मिलेंगे, या फिर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे हायरार्की के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर फर्स्ट वाली हायरार्की लेता हूँ। इस तरह के हायरार्की से हमें कई बार अपने डेटा को समझाने की जरूरत पड़ती है, तो मैं यही वाला लेकर दिखा देता हूँ और ओके करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको मूवी का। तो यहाँ पर जो आपको सबसे ऊपर फर्स्ट वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है इसके अंदर मैं लिख दूंगा मूवी। एक्चुअल में मैं क्या करूंगा, मूवी के 3 पार्ट करूंगा। तो यहाँ पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसे डिलीट बटन से, कीबोर्ड पे जो बटन होता है डिलीट, उससे डिलीट कर देता हूँ। तो मूवी के अंदर मैं 3 पार्ट डिवाइड करूंगा मूवी को, और वो है हॉलीवुड, बॉलीवुड और टॉलीवुड। हॉलीवुड हो गया हमारा, इसके बाद आएगा बॉलीवुड और इसके बाद आएगा टॉलीवुड। अब देखिए अगर मुझे इसको और आगे एक्सप्लेन करना हो, जैसे हॉलीवुड के अंदर भी मुझे एक्शन या फिर हो गया कॉमेडी या फिर हॉरर ऐसे बनाना हो, इसके अंदर और भी चाहिए हो, तो मुझे इस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर ऐड शेप ब्लॉक के अंदर, इस पर क्लिक कर दूंगा तो इसके नीचे आ जाएगा। और चाहिए जैसे इसके अंदर राइट क्लिक करूंगा, ऐड शेप ब्लॉक पर क्लिक कर दूंगा तो इसके नीचे और आ जाएगा। ऐसे आप अपने हिसाब से और भी ले सकते हैं। इसके अंदर चाहिए राइट क्लिक करूंगा मैं और इसके अंदर ऐड शेप में जाकर भी ले सकता हूं, देखो यहाँ पर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर आप समझ पा रहे हैं कि इसकी हेल्प से आप अपने डेटा को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर आपको काफी सारे स्मार्ट आर्ट दिए गए हैं। जैसे कई बार आपको कोई प्रोसेस समझानी है तो उसके लिए आप यहाँ से प्रोसेस में जाकर प्रोसेस वाला ले सकते हैं। आपको पिरामिड का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप पिरामिड के रूप में समझा सकते हैं। तो कुल मिलाकर डेटा को अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो आप इनका यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चार्ट, और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो चार्ट बनाने के लिए भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन जब आप फ्यूचर में से प्रोफेशनल वे में यूज करेंगे तब आप इसका यूज और अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको काफी सारे चार्ट बनाने के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसकी हेल्प से आप अपने टेक्स्ट डाटा को ग्राफिकल तरीके से समझा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से कॉलम वाला ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। बहुत सारे हैं वैसे तो यहाँ पर। इसको लेते ही आपके सामने MS एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है या जो शीट है वो सामने आ जाएगी। ये देखो यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ जो आप डेटा एंटर करोगे इस एक्सेल शीट के अंदर, ये एक्सेल ओपन हुआ है, यहाँ जो आपने डेटा एंटर करा होगा उस डेटा के अकॉर्डिंग ग्राफ बनता जाएगा। तो कंपनी में होता क्या है कि डेटा होता है, उस डेटा को आपको ग्राफ के रूप में समझाना होता है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 3 मंथ ले लेता हूँ कोई से भी, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर जनवरी, फरवरी और मार्च।
ठीक है। अब यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ है, 3 मंथ में कितनी कितनी सेल हुई और किस किस प्रोडक्ट की हुई वो प्रोडक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कीबोर्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ माउस, यहाँ पे लिख देता हूँ मॉनिटर और यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंटर। तो यहाँ पर देखो मैं डेटा चेंज करूंगा। जैसे जनवरी में केवल हमारे 50 कीबोर्ड ही सेल हुए, फरवरी में हमने 100 टच कर दिया और मार्च में केवल हमने 20 सेल ही करा। तो जैसे मैं यहाँ पर डेटा एंटर करूंगा उसके हिसाब से देखो यहाँ पर ग्राफ में चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कि जनवरी के लिए कलर ये है, फरवरी के लिए ये है और मार्च के लिए ये है। अब देखेंगे आप कि कीबोर्ड का जो सेल है वो 50 है, तो देखो कलर जो है वो थोड़ा नीचे है, लेकिन जो कीबोर्ड है ना वो फरवरी के अंदर बहुत ज्यादा सेल हुए हैं, इसलिए देखो फरवरी का जो कलर है वो बहुत ऊपर जा रहा है कीबोर्ड के अंदर। तो इससे पता लग रहा है आपको कि यहाँ पर आप जो डेटा एंटर करोगे उसके हिसाब से ग्राफ चेंज होता जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं प्रिंटर की जो सेल है वो फरवरी में बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 50 कर दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि फरवरी का जो कलर है वो प्रिंटर के अंदर बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर जब आप कंपनी में काम करोगे तो वहां पर ऐसा डेटा होता है जिसे आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में समझाना होता है। बहुत जरूरत पड़ती है जब आप सेल रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हो, तब आप इसकी हेल्प ले सकते हो। सेल रिपोर्ट वगैरह तैयार करके आप अच्छे से दिखा सकते हो। तो फिलहाल अभी इस ऑप्शन को इतना ही रहने देते हैं। आपको मेरी बात तो समझ में आ गई होगी। तो जो चार्ट मैंने तैयार करा था वो यहाँ आ चुका है। तो इंसर्ट के अंदर आपको मिलेगा ये ऑप्शन चार्ट और इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल मिल जाएगी। ये जरूरत पड़ने पर ही यूज में लाया जाता है। कुल मिलाकर आपको समझना है कि आप जो भी लेंगे उसके लिए एक एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी, उसमें आप जो डेटा एंटर करेंगे उसके हिसाब से चार्ट बन जाएगा। और मैं क्लिक कर दूंगा तो देखो यहाँ पर एक वीडियो लग गया है, इसे प्ले भी किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास लिंक, और इसका यूज करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट में लिंक क्रिएट कर सकते हैं। जब कोई इस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो उससे रिलेटेड वेबसाइट पर पहुंच जाएगा जिस काम को करने के लिए आपने लिंक दिया हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं क्या करता हूँ, जब पीडीएफ क्रिएट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, नोट्स वगैरह बनाता हूँ, तो उस नोट्स के अंदर मुझे कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है, मुझे किसी वेबसाइट पर भेजकर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाना होता है या फिर मुझे अपना वीडियो प्ले करवा कर दिखाना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, लिंक क्रिएट कर देता हूँ। जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक पीडीएफ फाइल तैयार करी है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज होती है, इसके लिए मैंने एक पीडीएफ तैयार करी है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मैं इसके जरिए आपको समझाता हूँ कि लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हाउ टू वर्क विद एसक्यूएल, और यहाँ पर मैंने ये बता रखा है कि आपको एसक्यूएल के साथ काम करने के लिए इन 2 सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए ऐसा बता रहा हूँ। यहाँ पर एसक्यूएल से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने स्टूडेंट को डाउनलोड करने के लिए लिंक देना पड़ेगा, क्योंकि ये पीडीएफ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस लिंक के जरिए उस वेबसाइट तक पहुंचा सकता हूँ अपने स्टूडेंट्स को जहां पर ये सॉफ्टवेयर मिलेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने लिंक लगा रखा है, कंट्रोल बटन दबाकर रखना है कीबोर्ड से और उस लिंक पर क्लिक करना है तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे मैं देखो क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो गई है और यहाँ से उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जा सकता है। तो देखो आपको अगर ऐसा कुछ कभी भी कोई, जैसे आप पीडीएफ क्रिएट कर रहे हैं, कोई नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको भी अगर कहीं लिंक लगाना है और उस लिंक पर पहुंचवाना है तो फिर आप कैसे लिंक लगाएंगे वो चीज़ ध्यान से समझना। आपको पहले वो वेबसाइट या वो वीडियो का लिंक, जो भी जहां भी आपको पहुंचाना है वहां का पहले लिंक कॉपी करना पड़ेगा। तो मुझे इस वेबसाइट पर पहुंचाना है अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट से। तो यहाँ पर आपको यूआरएल दिखाई दे रहा है। इस यूआरएल, आप देखो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ पहले एक बार, ताकि आपको मैं अच्छे से और बात को समझा पाऊँ। ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। अब इसके ऊपर मैंने लिख दिया डाउनलोड लिंक फॉर XMPP, यानी सॉफ्टवेयर का नाम है। अब मुझे इसके नीचे लिंक क्रिएट करना है, जब कोई इस डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा होगा तो वो उस लिंक पर क्लिक करके उस वेबसाइट पर पहुंच पाए। ओके, तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले लिंक वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जो मैंने URL कॉपी करा था ना, उसे मुझे यहाँ एड्रेस के अंदर पेस्ट कर देना है। Ctrl+V मैंने कीबोर्ड से दबाया, या फिर आप राइट क्लिक कर भी पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं ओके बटन पर क्लिक कर दूंगा तो देखो यहाँ पर एक लिंक क्रिएट हो गया है। अब मैं इसकी साइज वगैरह बढ़ा सकता हूँ, जैसे कि इसकी साइज है तो मेरे को सबसे पहले इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के बाद मुझे जाना पड़ेगा होम मेन्यू के अंदर, और यहाँ पर होम मेन्यू के अंदर देखो यहाँ पर साइज बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ से साइज बढ़ा दिए। अब देखो होगा क्या फ्रेंड्स, जब कोई इस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो उस वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। बट देखिए, लिंक पर क्लिक करने के लिए आपको कंट्रोल बटन दबाकर फिर क्लिक करना पड़ता है। MS वर्ड में जब आप कंट्रोल बटन दबाकर क्लिक करेंगे तभी पहुंचेंगे। लेकिन जब आप इसे PDF में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको फाइल मेन्यू के अंदर बताया था कि MS वर्ड फाइल को PDF में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप वो वीडियो देख लेना, तब आपको कंट्रोल बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। बट अगर आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हैं तो आपको कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करना है इसके ऊपर। तो जैसे देखो मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखो वेबसाइट ओपन हो गई। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक क्रिएट कर सकते हैं, और आपने जिस काम को करने के लिए लिंक लगाया है,
जब कोई कंट्रोल बटन के साथ उस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो वहाँ पहुँच जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बुक मार्क, और बुक मार्क बनाकर आप क्या कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में उस पर्टिकुलर सेक्शन पर जंप कर सकते हैं जिसके लिए आपने बुक मार्क क्रिएट करा है। देखो बात को ईजी तरीके से समझते हैं हम। जैसे मान लो कि हम एक नोट्स बना रहे हैं, जैसे नोट्स में बना रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से काम आगे स्टार्ट करना है। जैसे मैं आज काम कर रहा हूँ उस नोट्स पे, एक दिन में नोट्स नहीं बनते, थोड़ा थोड़ा करके बनते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ तक तो काम कर लिया और इसके बाद मैंने लिखा हुआ तो है, लेकिन मुझे अगले दिन यहाँ से चेक करना है। तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि यार मुझे चेक कहाँ से करना है, मैंने काम कहाँ तक खत्म करा है। जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इज़ डेटाबेस, मैंने यहाँ तक काम कंप्लीट चेक कर लिया है, लेकिन इसके बाद मुझे अभी चेक करना है और मेरा आज टाइम खत्म हो गया, मुझे इसके आगे काम नहीं करना। तो मैं यहाँ पर एक बुक मार्क क्रिएट करके रख सकता हूँ ताकि जब नेक्स्ट डे मैं इस फाइल को ओपन करूँ तो मुझे कहाँ पर जाकर स्टार्ट करना है वो मुझे पता लग जाए। कैसे, देखो समझाता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बुक मार्क क्रिएट करूँगा। तो इसको मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, कि यहाँ पर करूँगा मैं। ओके, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर बुक मार्क पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर यही लिख दूंगा व्हाट इज़ टेबल। बट बुक मार्क बनाते समय स्पेस नहीं आएगा, तो इसलिए व्हाट इज़ के लिए मैं यहाँ पर अंडरस्कोर यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर स्पेस के लिए मैं यहाँ पर फिर से मैंने अंडरस्कोर लगाया और मैंने व्हाट इज़ टेबल लिख दिया है और ऐड कर दिया। देखो ऐड कर दिया। फाइल सेव करके मैंने अपना काम खत्म कर लिया और बंद कर दिया कंप्यूटर। अब मैं नेक्स्ट डे आया, मैंने फाइल को ओपन करा और यहाँ पर मैं अपने आप को शुरुआत में पाऊंगा, कर्सर पहले पेज पर ब्लिंक कर रहा होगा। अब मुझे ये पता करना है कि मुझे कहाँ से काम स्टार्ट करना था, अगले दिन कहाँ से चेक करना है, मुझे याद नहीं आ रहा। बट मुझे ये बात मालूम थी कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट में बुक मार्क क्रिएट कर रखा था। तो मैं सीधे बुक मार्क में जाऊँगा और यहाँ पर व्हाट इज़ टेबल लिखा हुआ है और मैं सीधे गो टू पर क्लिक कर दूंगा। ये मुझे उसी जगह पर ले जाएगा जहाँ से मुझे काम स्टार्ट करना था। समझ में आए आपको बात? एक सिंपल सा एग्जांपल और देता हूँ कि जैसे देखिए कई बार क्या होता है कि हम अपने धर्म के हिसाब से जो भी पढ़ते हैं, जैसे हिंदू धर्म वाले यहाँ पर कोई रामायण का पाठ करता है या जो भी अदर रिलीजन्स है वो अपने अपने ग्रंथ का जो भी है उनका पाठ करते हैं, तो एक दिन में पूरा नहीं कर सकते वो। तो वो क्या करते हैं कि एक दिन में पूरा नहीं पढ़ते हैं, तो जहाँ तक पढ़ते हैं ना वहाँ पर वो कुछ याद रखते हैं, कुछ निशान या पेज को मोड़ देते हैं या फिर कुछ ऐसा रख देते हैं जिससे उन्हें याद रहता है कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया। ऐसा कई लोग करते हैं, सभी करते हैं इसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं। तो जब नेक्स्ट डे वो पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको पता होता है कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, तो उसके बाद वो वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देते। तो वहाँ पर वो लगाते हैं एक बुक मार्क। वहाँ कंप्यूटर सिस्टम तो होता नहीं है, तो वहाँ पर वो निशानी के लिए कुछ ना कुछ लगा देते हैं। तो उसी तरीके से हम वर्ड के डॉक्यूमेंट में ये याद रखना चाहते हैं कि हमें काम कहाँ से स्टार्ट करना था, तो हम एक बुक मार्क क्रिएट कर सकते हैं। तो एक मैंने बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दिया था आपको इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्रॉस रेफरेंस। और क्रॉस रेफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको बुकमार्क आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं क्रॉस रेफरेंस को बुकमार्क के जरिए यूज करूंगा। ठीक है, तो बुकमार्क अगर आपने सीख लिया अभी जो मैंने आपको बताया, तो फिर आप क्रॉस रेफरेंस को अच्छे से यूज में ले पाएंगे। अब देखिए आप इसको किस तरीके से यूज करेंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल बनाकर दिखा रहा हूँ। हो सकता है आप इसको दूसरे तरीके से भी यूज कर लें जब आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। फिलहाल मेरे जरिए जो एग्जाम्पल है, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ, अब इस नोट्स के अंदर मुझे शुरुआत में रेफरेंस के लिए कुछ टॉपिक्स लगाने। कोई चाहता है कि डायरेक्ट उस टॉपिक पर पहुंचना पहले ही, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट में टॉपिक लिख रखे हैं, अब किसी को डायरेक्ट उस टॉपिक पर जाना और पूरा पहले पढ़ना है, तो मुझे उस काम को करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में क्रॉस रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। हो सकता है देखिए आपको अभी मेरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन मैं भी आपको प्रैक्टिकल के जरिए बताता हूँ। जैसे देखो हम यूज में लेकर देखते हैं। मैंने जैसा कि आपको बोला कि सबसे पहले आपको बुकमार्क लगाना पड़ेगा। जैसे देखो व्हाट इज एसक्यूएल, इसके लिए मैं एक बुकमार्क क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने इसे सेलेक्ट करा। ओके, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा बुकमार्क में। बुकमार्क बनाना मैंने आपको सिखा दिया, जो लिखा है वही लिख दो, सबसे बेटर तरीका वही है, क्योंकि क्रॉस रेफरेंस में मैं पूरा टॉपिक लेने वाला हूँ, इसलिए मैं वही लिखना चाहता हूँ। वैसे बुकमार्क बनाते समय ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लिखा है वही लिखना है, हमें कुछ भी वर्ड लिख देंगे हमें वहाँ पर पहुँचा देगा। बट अभी बात को समझना कि क्रॉस रेफरेंस के लिए मुझे वही लिखना है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हाट इज एसक्यूएल, बट स्पेस नहीं आएगा बुकमार्क बनाते समय, इसलिए मुझे अंडरस्कोर साइन का यूज करना पड़ेगा, व्हाट इज, और मैं ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। एक बुकमार्क मैंने क्रिएट कर लिया। ऐसे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ, व्हाट इज डेटा, इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन मैं बुकमार्क पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर व्हाट इज डेटा कर देता हूँ। एसक्यूएल वाला तो रहने देता हूँ, डेटा कर देता हूँ। ओके, ऐड कर देता हूँ। ऐसे एक टॉपिक और ले लेते हैं, व्हाट इज डेटाबेस। ऐसे आप कितने भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ 3 ही लेने वाला हूँ
और मैंने यहाँ पर बुकमार्क पर क्लिक करा और यहाँ पर एक और ले लेता हूँ डेटाबेस। ये मेरे नोट्स हैं तो मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है आपको समझाने के लिए। अगर आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी था इसलिए मुझे समझाने में हेल्प हो रही है आपको। और मैं ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 बुकमार्क क्रिएट कर लिए। आगे के टॉपिक के लिए भी मैं क्रिएट कर सकता था बट टाइम बचाने के लिए मैं केवल 3 ले रहा हूँ। और अब मैं फर्स्ट पेज पर आ गया और मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब मैं जाऊँगा क्रॉस रेफरेंस में और यहाँ से बुकमार्क सेलेक्ट करूंगा। क्या करूंगा? बुकमार्क। तो देखिए यहाँ पर जो भी बुकमार्क हमने क्रिएट करे थे वो सभी हमें दिखाई दे जाएंगे। तो एक एक करके मैं सारे इंसर्ट करूंगा। सारे मैंने ले लिए और यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ इन्हें और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अब देखो बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ध्यान से समझना कि क्रॉस रेफरेंस का यूज क्या है। अब जैसे ये मैं एक नोट्स बना रहा था तो मैंने क्या करा, जो फर्स्ट पेज है उस पर सभी टॉपिक लिख दिए कि इस नोट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक डिटेल में है। अब जैसे जो इस नोट्स को पढ़ रहा है मैंने बनाकर कंप्लीट कर दिया और अपने स्टूडेंट्स को दे दिया ऑनलाइन। अब मान लो कि कोई इस नोट्स को पढ़ रहा है और वो व्हाट इज डेटाबेस पहले ये जानना चाहता है तो मैंने यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस बनाया हुआ है। बस मैं एक ऊपर नोट डाल दूंगा कि आपको किसी भी टॉपिक पर पहुंचना है तो बस कंट्रोल बटन के साथ उस टॉपिक पर क्लिक करिए, आप डायरेक्ट उस टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। ऐसा मैं एक इंग्लिश में नोट्स डाल सकता हूं बट अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो मैंने लिखा नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान से समझना कि यहाँ पर जो भी मैंने शॉर्ट में टॉपिक लिखे हुए हैं, जब इस नोट्स को पढ़ रहा होगा कोई स्टूडेंट्स, उसे उस टॉपिक पर पहले ही जाना होगा तो वो जस्ट कंट्रोल बटन के साथ उस टॉपिक पर क्लिक करेगा। जैसे व्हाट इज डेटाबेस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो उस टॉपिक पर पहुंच जाएगा। देखो पहुंच गया। तो ये मैंने कैसे बनाया? क्रॉस रेफरेंस से बनाया। फिर से बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो व्हाट इज एसक्यूएल पे पहुंचना है तो देखो व्हाट इज एसक्यूएल पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर हमने केवल 3 ही क्रॉस रेफरेंस बनाए थे इसलिए 3 ही टॉपिक पर स्टूडेंट्स पहुंच सकता है। तो नोट्स वगैरह बनाते समय या फिर कोई ऐसा कंपनी में आपके पास डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको क्रॉस रेफरेंस क्रिएट करना है कि डायरेक्ट उस टॉपिक पर पहुंचा जा सके तो फिर आप बुकमार्क बनाकर क्रॉस रेफरेंस पर जा सकते हैं। करना क्या है शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले बुकमार्क बना लो, जिस जिस टॉपिक पर जाना उन सभी के बुकमार्क बना लो। फर्स्ट पेज पर आओ और बुकमार्क भी उसी नाम से बनाना जिस नाम से आपको यहाँ पर शॉर्ट टॉपिक चाहिए ताकि वो टॉपिक यहाँ पर दिखाई दे सके। ओके। और फिर यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस में आने के बाद बुकमार्क सेलेक्ट करके उन सभी टॉपिक को यहाँ पर ऐड कर लो और यहाँ पर आप एक मैसेज लिख दो ताकि सामने वाले को पता लगे कि यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस बनाया गया है तो वो उस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करके डायरेक्ट पहुँच सकता है। ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ नहीं होता तो किसी को पता नहीं लगेगा देखो कि यहाँ पर क्लिक करने से उस टॉपिक पे जाया जा सकता है। तो ऐसा लिख दो नोट बना करके अगर आपको डायरेक्ट टॉपिक पर पहुँचना है तो कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करो, वो उस टॉपिक पर पहुँच जाएगा। ठीक है। तो क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। सीखने के लिए, बात को समझने के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ से वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा से देखिए, बात को दोबारा से समझिए और एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना खुद से, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। बस इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने कई बार ऑफलाइन अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो देखा है कि एक बार में समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि प्रैक्टिस जरूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कमेंट। और कमेंट को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक टेबल को बना के रखा हुआ है। तो देखिए कमेंट का यूज आप कब कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने तरीके से डिफरेंट मैनर में इसको यूज कर सकते हैं बट यहाँ पर मैं इसको एक टेबल के ऊपर यूज करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास एक डेटा है जिसमें नेम है और यहाँ पर क्लासेस है। अब देखो मैंने एक एग्जाम्पल बनाकर आपको समझाने की कोशिश करी है। हो सकता है कि आप इसको अपने किसी और काम के लिए यूज में लें। जैसे मान लो यहाँ पर इस टेबल के अंदर ये स्टूडेंट्स हैं और इनकी क्लास है। अब मुझे क्या करना है, बहुत सारे नाम है, मान लो अभी एग्जाम्पल में तो कम है बट बहुत सारे नाम है और यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस हैं। मुझे ये याद रखना है कि किसी किसी बच्चे की फीस नहीं आई है बट मैं यहाँ पर लिखना नहीं चाहता, मैं उसके ऊपर अलग से कमेंट बनाकर लिख सकता हूँ ताकि मुझे ये देखना हो कि किन किन बच्चों की फीस नहीं आई तो मुझे पता लग जाए। मैं यहाँ दिखाना नहीं चाहता लेकिन हिडन कमेंट बना सकता हूँ। तो कमेंट क्या करता है, डायरेक्ट शो नहीं होता, क्लिक करने पर शो होता है। तो जैसे समझो बात को, जैसे राजू नाम का जो स्टूडेंट है इसकी फीस नहीं आई है तो मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ क्लिक करके रखा हुआ है। ठीक है, राजू के ऊपर, और यहाँ पर मैं कमेंट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर राजू के सामने एक बॉक्स बन जाएगा और यहाँ पर ऊपर आपके सिस्टम का जो भी नाम होगा, कंप्यूटर का नाम होगा, वो शो हो रहा होगा। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर नीचे लिख दो जो भी आप लिखना चाहते हो इसके बारे में, राजू के बारे में। तो मैं यहाँ भी शॉर्ट में लिख देता हूँ कि अभी फीस जमा नहीं हुई है, फी डिड नॉट डिपॉजिट, ऐसे लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फी डिड नॉट डिपॉजिट। ठीक है, और बाहर क्लिक कर दूंगा। ऐसे मान लो कि इस कमल की भी फीस जमा नहीं हुई तो यहाँ रखूंगा मैं और कमेंट पर क्लिक करूंगा और यहाँ भी कमेंट लगा दूंगा सेम, फी डिड नॉट डिपॉजिट। अब देखिए दोनों सामने शो हो रहे हैं जो कि अच्छे नहीं लग रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिव्यू मेन्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ पर शो कमेंट्स वाला ये ऑप्शन ऑन है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो अभी फिलहाल के लिए कमेंट बंद हो गया। तो वापस इंसर्ट मेन्यू में आता हूँ। तो यहाँ पर देखो बात को समझना,
मैंने अपने डॉक्यूमेंट में सब पर कमेंट लगा दिए। जैसे मान लो मैं किसी स्कूल में काम कर रहा हूँ, वहाँ पर MS वर्ड को मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास एक टेबल है। वैसे मैं ये काम एक्सेल में ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकता हूँ, बट देखो इसमें भी ये ऑप्शन है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कमेंट, क्योंकि जो डेटा को मैनेज करने वाला काम है ना वो एक्सेल में ज़्यादा अच्छा होता है। बट मान लो आपके पास वर्ड में भी कोई टेबल है और आपको ऐसा कुछ करना है कि अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके सामने डायरेक्ट नहीं लिखना, लेकिन आपको पता होना चाहिए उनसे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। तो मेरे को याद रखना था कि इन दोनों बच्चों की फीस नहीं आई है, तो मैंने इन पर कमेंट लगा दिया। अब मुझे यहाँ पर ही कमेंट दिखाई दे रहा है, मुझे पता करना है कि यार ये कमेंट काहे के लिए लगाया था मैंने। तो मैं इस पर जस्ट डबल क्लिक करूंगा या सिंगल क्लिक करूंगा, तो मुझे यहाँ पर पता लग जाएगा कि यार इसकी फीस जमा नहीं हुई है, या इसके बारे में आप कुछ और लिखना चाहते थे। जैसे मान लो मोबाइल नंबर अभी इसने नहीं दिया, तो मोबाइल नंबर नहीं है हमारे पास, या कुछ भी आपको इन बच्चों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो मैंने कमेंट के माध्यम से दे दी। तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको इस टेबल के माध्यम से समझाया। लेकिन कमेंट का यूज़ ऐसा नहीं है कि केवल टेबल पर ही करते हैं या इसी तरह के काम के लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको बात को समझाया है। आप कुल मिलाकर ये समझ लें कि कमेंट से एक बॉक्स ओपन होता है और आप किसी भी वर्ड के लिए अलग से कुछ लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही काम होगा, आप अपने हिसाब से इसको किसी भी काम के लिए यूज में ले सकते हैं। सारे कमेंट्स एक साथ देखने तो फिर उसके लिए तो आपको रिव्यू मेन्यू में जाना पड़ेगा और शो कमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा। सारे कमेंट जो भी होंगे वो शो हो जाएंगे। कमेंट डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट कमेंट का ऑप्शन है, आप यहाँ पर डिलीट ऑल कमेंट्स पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस करके आप आगे पीछे करके देख सकते हैं कमेंट्स को, जो कि मैं आपको आगे रिव्यू मेन्यू में बता दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हेडर एंड फूटर। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे देखो बहुत सारे पेजेस है, इसके अंदर बहुत सारा डेटा है। अब जब मैं नोट्स को तैयार कर रहा था उस समय में ये भूल गया यहाँ पर पेज नंबर डालना, या फिर कोई टॉपिक लिखना था मुझे उसके ऊपर, सबके ऊपर कोई कोई टाइटल देना था और वो मैं भूल गया। अब मान लो मेरे पास 100 पेजेस है या उससे ज़्यादा पेजेस है, तो अब मैं सब पेज के ऊपर जाकर ऐसे लिखने से तो रहा, जैसे यहाँ जगह बनाकर, या मुझे यहाँ पर लिखना था SQL नोट्स, क्योंकि मान लो बहुत ज़्यादा पेज है मेरे पास तो मुझे बहुत सारा टाइम लगने वाला है ऐसे लिखने में। तो मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पर हेडर की हेल्प ले सकता हूँ। कैसे? बस मुझे हेडर पर क्लिक करना है। यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल है और आप यहाँ से पेज नंबर लगा सकते हैं। हेडर मतलब सबसे ऊपर, या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको टाइटल वाली बात समझा रहा था, तो यहाँ पर मैं टाइटल सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो कहाँ पर आया ये हेडर, मतलब सबसे ऊपर आया हेडर में। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकता हूँ जो भी मुझे सभी पेजेस पर चाहिए था। ये जितने भी पेजेस है ना उसके ऊपर लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SQL नोट्स, जो मुझे चाहिए था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बस क्लोज हेडर एंड फूटर इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर ये जो टाइटल है देखो सभी पेज पर लग गया है, तो मुझे अलग से जाकर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो मैं भूल गया था तो सभी पेज पर हम इस तरीके से टाइटल वगैरह लगा सकते हैं। ये तो हुआ टाइटल का एग्जाम्पल। मान लो मुझे पेज नंबर लगाना हुआ तो पेज नंबर कैसे लगाएंगे, उसके लिए क्या करते हैं, पहले तो इसको हटा देते हैं, टाइटल को सिर्फ पेज नंबर लगा के दिखाता हूँ और यहाँ पर हेडर पे क्लिक करता हूँ। वैसे तो आप और भी टाइटल के साथ भी पेज नंबर भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखो एक बनी हुई स्टाइल है, इसका यूज़ कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर पेज नंबर ऑटोमेटिक आ गया है। हेडर एंड फूटर क्लोज इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और ये पेज नंबर 3। तो यहाँ पर हमने पेज नंबर लगा दिया। तो इस तरीके से आप हेडर से पेज के सबसे ऊपर वाले सेक्शन यानी हेडर में पेज नंबर, डेट एंड टाइम वगैरह भी ला सकते हैं, या फिर आप कोई भी टाइटल इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, एक साथ सभी पेज पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो अगला ऑप्शन है ना फूटर, इससे थोड़ा सा चेंजेस होगा कि जो काम अभी आपने हेडर से सबसे ऊपर किया है ना उससे आप सबसे नीचे वाले सेक्शन यानी फूटर में कर सकते हैं। जैसे पेज नंबर या टाइटल आपको चाहिए तो फूटर में ला सकते हैं। एक लेकर दिखा देता हूँ, पेज नंबर लेके दिखा देता हूँ। देखो लास्ट में आ रहा है, क्लोज कर देते हैं। तो देखो पेज नंबर कहाँ लगा हुआ है, फूटर में लगा है, पहले हेडर में था। सभी पेज पर कहाँ अप्लाई हुआ है, देखो फूटर में, पेज नंबर 3। बहुत लाइट दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस तरीके से आप हेडर एंड फूटर का यूज कर सकते हैं। हेडर मतलब पेज के सबसे ऊपर हेडर वाले सेक्शन में, और फूटर मतलब सबसे नीचे वाले सेक्शन के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेज नंबर, और इससे आपके पेज में जो पेज नंबर शो हो रहा है ना, जैसे देखो यहाँ पर हो रहा है पेज नंबर 1, इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो आप। जैसे देखो पेज नंबर, टॉप पेजेस। अब पेज के टॉप में आपको सबसे ऊपर चाहिए और कहाँ चाहिए, देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो यहाँ पर आप लेफ्ट में रख सकते हैं। सबसे ऊपर आएगा हेडर में और लेफ्ट में आएगा। देखो सबसे ऊपर आ रहा है और लेफ्ट में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इससे सेंटर में आएगा, इससे राइट में आएगा। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपको जो भी स्टाइल अच्छी लगे उसी हिसाब से आप पेज नंबर सेट कर सकते हैं। ये बॉटम के लिए है। तो कुल मिलाकर आप इस ऑप्शन से पेज नंबर की पोजीशन सेट कर सकते हैं और उसकी स्टाइल सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स।
तो देखिए यहाँ से जब आप कर्सर से कोई टेक्स्ट लिखते हैं ना, उसकी आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं चाहूँ व्हाट इज डेटा और व्हाट इज डेटाबेस और व्हाट इज एसक्यूएल, इसको मैं उठाकर यहाँ साइड में लगा दूँ तो ये लग नहीं सकता, क्योंकि ये पेज में लिखा हुआ है। अगर आपको टेक्स्ट को कहीं भी लगाना हो, जैसे साइड में, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा और उसके अंदर लिख के फिर आप कहीं भी लगा सकते हो। काफ़ी सारी स्टाइल मिल जाएगी आपको टेक्स्ट लिखने के लिए, आपकी इच्छा है, जैसी आप चाहे वैसे ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ये वाली ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा ना, सपोज यही लिखा हुआ है, वैसे मैं इसे एडिट कर सकता हूँ देखो, पर यही लिखा रहने देता हूँ समझाने के लिए। अब बेनिफिट क्या है, देखो मैं इसको बॉर्डर पर क्लिक करके मूव कर रहा हूँ, और छोटा करना है तो वही डॉट पे ले जाकर, देखो कहीं भी रख सकते हैं हम। लेकिन अगर इससे लिखा होता ना कर्सर से, मतलब पेज के ऊपर, तो आप फिर मूव नहीं कर पाते। एक स्टाइल और लेके दिखाता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी, ताकि और अच्छे से बात क्लियर हो जाए। इंसर्ट में जाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स में जाता हूँ, बिल्कुल प्लेन ले लेता हूँ। देखो ये जो लिखा हुआ है इसे तो मैं एडिट कर ही सकता हूँ, क्लिक करूँगा और फिर सेलेक्ट हो ही गया है। इसमें अपना जो भी लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से देखो मैं कहीं भी सेट कर पा रहा हूँ, यही इसका बेनिफिट है टेक्स्ट बॉक्स का। जहाँ रखना है आप वहाँ रख सकते हो, लेकिन पेज पे लिखा हुआ वहीं रहेगा जहाँ से लिखना स्टार्ट करा है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्विक पार्ट्स। ऐसा कोई खास ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ पहले से लिखे हुए वर्ड्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप काम करते समय डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कीवर्ड्स, इस पर क्लिक करा तो देखो यहाँ पर कीवर्ड्स लिखा हुआ आ गया। आप यहाँ पर कुछ अपने हिसाब से नया टेक्स्ट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो वो टेक्स्ट जो है वो शो हो जाएगा जब आपको यूज़ में लेना होगा। ठीक है, ऐसा कोई खास यूज़फुल नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ पर आते हैं हम वर्ड आर्ट के अंदर, और ये जो है काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। आप अपने डॉक्यूमेंट में जब कुछ ऐसा डिज़ाइन करना चाहें जो अट्रैक्टिव लगे, तो आप यहाँ से डिज़ाइन ले सकते हैं टेक्स्ट की। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वर्ड आर्ट के अंदर ये वाली डिज़ाइन। ओके, यहाँ पर अब मुझे कुछ लिखना है, जैसे एसक्यूएल नोट्स, अगेन वही लिखना है एसक्यूएल नोट्स, और इसे मैं कहीं भी लगा सकता हूँ। जैसे मैंने इसे ऊपर लगा दिया। इसकी साइज़ वगैरह बढ़ाना है तो वही तरीका है, होम मेन्यू में जाओ और यहाँ से आप साइज़ बढ़ा सकते हो। तो समझ में आया आपको कि वर्ड आर्ट में आपको डिज़ाइन दी गई है, जो डिज़ाइन आप सेलेक्ट करोगे उसी डिज़ाइन में आप टेक्स्ट को लिख पाओगे। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ड्रॉप कैप। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने कई बार इंग्लिश न्यूज़पेपर देखा होगा, उसके अंदर जो वर्ड लिखा होता है उसका फर्स्ट करेक्टर काफ़ी बड़ा कर देते हैं, बाकी फिर जो नॉर्मल तरीके से लिख देते हैं। तो वो चीज़ आप भी कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे मैं व्हाट इज़ एसक्यूएल के साथ अगर इसको करना चाहता हूँ तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा, और देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर मैं जाऊँगा ड्रॉप कैप के अंदर, और यहाँ से मैं स्टाइल को सेलेक्ट कर लूँगा। देखो ये वाली है हमारे पास, एक ये वाली है, तो यही रहने देता हूँ। तो देखो कुछ इस तरीके से हो गया, व्हाट इज़ एसक्यूएल। डब्ल्यू जो था वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, तो ऐसा काम आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सिग्नेचर लाइन, और इसका यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में एक डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। अब डिजिटल सिग्नेचर का मतलब थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर। जैसे मेरे को इस डॉक्यूमेंट को यहीं ख़त्म करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर सकता हूँ। अब सिग्नेचर वैसे नहीं है जैसे कि आप पेपर पर करते हैं, समझना भी। मैं इसके अंदर फिल करके दिखाता हूँ आपको। जब मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक करा तो ये बॉक्स खुला है, और इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे ऐड करनी पड़ेगी। जैसे ऊपर बोला जा रहा है कि मुझे यहाँ पर अपना नाम एंटर करना है, तो मैं यहाँ पर अपना नाम एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर यूट्यूबर एंटर कर देता हूँ, एग्जाम्पल है ये, और एक ईमेल एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर, और ओके कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर एक क्रॉस लग गया, एक लाइन खिंच गई है, और इसके बाद मेरा नाम और यहाँ पर डेजिग्नेशन आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट यहीं एंड हो चुका है। जब आपको अपने डॉक्यूमेंट की एंडिंग करनी हो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। एक तरह का ये सिग्नेचर का काम करता है। ठीक है, इसके बाद अब कुछ लिखा नहीं जा सकता। अगर ऐसा करके अगर आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट करके दे दिया तो इसका मतलब एंडिंग है ये। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका यूज़ होता है जो मैंने बता दिया। हो सकता है आप इसका यूज़ कभी ना करो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डेट एंड टाइम। नाम से पता लग रहा है कि इसका यूज़ करते हुए आप सिस्टम की जो करंट डेट एंड टाइम है आपके कंप्यूटर में, उस समय जो भी करंट डेट एंड टाइम होगी जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, वो आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। जैसे अभी के लिए यहाँ पर जैसे मुझे ये वाली डेट यहाँ पर लेकर आनी है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो डेट आ गई है। ठीक है, ऐसे आप सिस्टम का जो करंट टाइम है वो लेकर आ सकते हैं। जब भी आपको सिस्टम की करंट डेट एंड टाइम की ज़रूरत पड़ रही है तो आप क्या करें, टाइप करने की जगह यहाँ से लेकर आ सकते हैं डेट एंड टाइम वाले इस ऑप्शन से। यहाँ पर आपको डिफरेंट फॉर्मेट मिल जाएंगे, जैसे ईयर पहले, मंथ बाद में, मंथ पहले, ईयर बाद में, ऐसे ऑप्शन यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स, और इसकी हेल्प से आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में काम करके उसकी फाइल को इसके अंदर लेकर आ सकते हैं। किसके अंदर, आप क्या सीख रहे हैं, MS वर्ड, और वर्ड के अंदर आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में काम करके इसकी फाइल को लेकर आ सकते हैं। फिलहाल के लिए हो सकता है अभी आपको दूसरे सॉफ्टवेयर की नॉलेज ना हो,
तो यहाँ पर एक मैं सिंपल सा सॉफ्टवेयर बता देता हूँ, वो है बिटमैप इमेज, यानी पेंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैंने इसे सेलेक्ट करा यहाँ से, आपको अगर अदर सॉफ्टवेयर जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट की नॉलेज हो तो आप उसमें काम करके भी फाइल को यहाँ पर ला सकते हैं। यहाँ पर नाम आ रहे हैं बहुत सारे, आप यहाँ से सेलेक्ट करना। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर बिटमैप इमेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखो पेंटिंग वाला जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो गया है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, कुछ भी एक सिंपल सा पेंट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया है, इसमें कलर फिल कर लेता हूँ। सिर्फ एक एग्जाम्पल है ये, मैंने कलर फिल करा और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर वो आ गया है। तो इसी तरीके से अगर आपको अदर सॉफ्टवेयर की नॉलेज है तो आप उसमें काम करोगे, वो काम यहाँ पर आ जाएगा। किसके अंदर? वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। किससे? ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन से। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर इक्वेशन। देखो अगर आप मैथ्स का पेपर टाइप कर रहे हैं, अगर आपको मैथ्स की नॉलेज है, आपको पेपर तैयार करना है, तो आप यहाँ से इक्वेशन ले सकते हैं। काफ़ी सारी आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी यहाँ पर। जस्ट क्लिक करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो ये इक्वेशन नहीं चाहिए, आपको खुद से अपने हिसाब से इक्वेशन बनानी, तो उसके लिए यहाँ पर एक इक्वेशन बार है। यहाँ से आप सारे इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक तो मैथ्स की नॉलेज होना जरूरी है, तो फिर आप यहाँ पर बना पाएंगे। क्योंकि एमएस वर्ड तो आपको आ ही गया होगा, तो फिर आप एडिट तो कर ही सकते हैं यहाँ से। एक इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको इक्वेशन का, जो एमएस वर्ड में खुद से पेपर बनाएंगे उनके लिए बहुत यूज में आएगा। इक्वेशन में जाना है और यहाँ पर इंक इक्वेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको जो भी इक्वेशन चाहिए ना उसे सिर्फ यहाँ पर लिखना है। जैसे आप नोटबुक पर पेन से लिखते हैं ना, वैसे लिखना है। अभी मैं माउस से लिख रहा हूँ, लेकिन लिखने के लिए एक डिजिटल पैड आता है और उससे अगर लिखते हैं तो बहुत सफाई से लिखाई में आएगा, और जो यहाँ लिखोगे वो इक्वेशन यहाँ बन जाएगी। जैसे मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पर लिखकर भी दिखाता हूँ आपको मैं, ए स्क्वायर। जैसे मैंने ए बनाया, ए स्क्वायर लगाया, तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर। देखो ये समझ जाएगा, इस मैंने 2 थोड़ा सा ऐसे कर दिया था। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होना चाहिए था, वो मेरे को 2 बनाना था, बट मैं क्या माउस से लिख रहा हूँ ना, इसलिए अच्छे से नहीं हो रहा। देखो मैं दोबारा से लिखता हूँ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। देखना भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर इक्वेशन बनी हुई आ गई। तो जिसको मैथ्स आती है बस उसको लिखना है और वो इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो इक्वेशन से आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है, वो है हमारा सिंबल। कई बार हम एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हमें सिंबल्स की जरूरत पड़ जाती है, और वो सिंबल्स डायरेक्ट कीबोर्ड पर बटन दबाने से नहीं बनते। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंबल्स में जाएंगे। तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारे सिंबल्स आपको दिखाई दे जाएंगे, जैसे अल्फा, बीटा, गामा भी है यहाँ पर। अगर आपको बीटा चाहिए तो बीटा ले, हम सिंबल्स में जाकर यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा मोर सिंबल्स का ऑप्शन, इसके अंदर जाकर भी आप सिंबल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से और भी सिंबल्स मिल जाएंगे आपको, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट मेन्यू का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।